जय भारत। कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य। आज हम पढ़ रहे हैं बिंदुसार। तो देखो, मौर्य काल के अंदर हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं बिंदुसार के बारे में। देखो, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो शासक बना वो था बिंदुसार। सबसे पहले हम इसका देखते हैं शासनकाल। तो इसका शासनकाल है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। ठीक है, शासनकाल है 298 से 272 ईसा पूर्व तक। अब आपके यहां बात आती है कि यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहते थे। एक बात। दूसरी बात देखो, यूनानी लेखक इसे अमित्रोचेट्स कहते थे। वायु पुराण में इसे भद्रसार और जैन ग्रंथों में इसे सीएसीन कहा गया है। एक बार दोबारा देखना। शासनकाल है 298 से 272 ईसा पूर्व। यूनानी लेखक इसे अमित्रोचेट्स कहते हैं। वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में इसे सीएसीन कहा गया है। आगे की जो बात है वो है कि दिव्यावधान के अनुसार तक्षशिला के अंदर 2 विद्रोह हुए थे। दो विद्रोह हुए जिनका दमन करने के लिए बिंदुसार ने पहले अशोक व बाद में सुसीम को भेजा। ये इसके 2 पुत्र थे। अगर आपको पूछ ले बिंदुसार के कितने पुत्र थे, पुत्र तो वैसे बहुत थे, लेकिन मेन आपकी जो 10वीं की किताब में उनके 2 का उल्लेख कर रखा है। एक तो बड़ा पुत्र था सुसीम और छोटा था अशोक। ठीक है, तो जो तक्षशिला के अंदर जो विद्रोह हुआ उसके अंदर पहले सुसीम को भेजा बड़े बेटे को, और बाद में छोटे बेटे अशोक को भेजा। एक बात और जो दे रखी है वो बात है कि बिंदुसार के शासनकाल में एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नाम का राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। ठीक है, देखो दोबारा बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। शासनकाल है 298 से 272 ईसा पूर्व। यूनानी लेखक पर्सन आ गया। यूनानी लेखक इसे क्या कहते हैं तो अमित्रोचेट्स। वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया। जैन ग्रंथों में इसे सीएसीन कहा गया। दिव्यावधान के अनुसार तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे जिनका दमन करने के लिए पहले बिंदुसार ने पहले अशोक को भेजा, बाद में सुसीम को भेजा। और चौथी जो बात आपकी किताब में दे रखा है कि बिंदुसार के शासनकाल में एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नाम का राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। आप यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि डायमेकस नाम का राजदूत किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में वो भारत आया था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आगे हम बात कर रहे हैं अशोक की, यानी बिंदुसार के जो उत्तराधिकारी है वो आगे चलकर अशोक बना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अशोक का शासनकाल। तो अशोक का शासनकाल है 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब देखो अशोक मौर्य काल में सबसे महान शासक था। तो अशोक के बारे में बात करते हैं। बिंदुसार के बारे में अशोक शासक बना। एक बार इसका शासनकाल दोबारा से 272 से 232 ईसा पूर्व तक। देखो अशोक मौर्य काल का सबसे महान शासक। अब जो बात करते हैं, इस सबसे पहले जो किताब में दे रखा है आपकी 10वीं किताब में, कि इसने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध, यानी पिता का जो मोह था, यानी बिंदुसार शासक तो बनाना चाहता था बड़े बेटे सुसीम को, लेकिन बन गया कौन? अशोक। तो सबसे पहली बात ये दे रखी है कि इसने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शासन किया। तो वो देखो क्या हुआ था, जब बिंदुसार बीमार हो रखा था तब सुसीम था तक्षशिला का गवर्नर, तक्षशिला के अंदर गवर्नर था। अब इसका फायदा किसने उठा लिया? अशोक ने। यानी जब ये बीमार हुआ तो आमंत्रण भेजा भाई सुसीम को, भाई आओ और शासक बनाया जाए। तो लेकिन सुसीम तो वहां पहुंच नहीं सका और वहां पहुंच गया अशोक। तो इसने क्या किया? अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध क्या किया था? मगध पर शासन किया था। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा है, अब इसका नाम मास्की और गुर्जरा विलेख में, इसका नाम मास्की और गुर्जरा विलेख में क्या मिलता है? अशोक मिलता है। मास्की व गुर्जरा विलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। और जो अभिलेखों है, अभिलेख में इसका नाम एक तो देवानाम पीरियड और देवानाम पीरियदर्शी मिलता है। अब बात करते हैं हम अशोक के आगे देखो, सबसे पहले इसका देखो विवाह है। अशोक का विवाह हुआ था, विदिशा की राजकुमारी थी एक तो, विदिशा की राजकुमारी थी, जिसके एक पुत्र और एक पुत्री हुई थी, जिसमें पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संमित्रा नाम की पुत्री थी। विदिशा की जो राजकुमारी थी उसका नाम है नागदेवी। आपकी किताब में नहीं दे रखा, विदिशा की राजकुमारी थी उसका नाम था नागदेवी। तो इसके एक पुत्र महेंद्र और दूसरी पुत्री संमित्रा हुई थी। और एक दूसरी रानी, अभिलेखों में दूसरी रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है, यानी इसकी दूसरी पत्नी है कारुवाकी, उसका भी उल्लेख मिलता है। अब आगे हम बात करते हैं, विवाह की हो गई। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है कि इसने अपने शासन काल में क्या क्या किया। तो इसने शासक बनने के 7 वर्ष, यानी 7वें वर्ष में, इसने शासक बनने में के बाद 7वें वर्ष में इसने क्या किया था? कश्मीर व खेतान को अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, इसने कश्मीर व खेतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य यानी मगध में मिलाया। एक बात हो गई। दूसरी बात, उसने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में, यानी इसने 8वें वर्ष में क्या किया था? कलिंग युद्ध किया था। कलिंग युद्ध किया था। इसके सन पूछ ले तो ये युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, यानी 261 ईस्वी में इसने क्या किया था? कलिंग युद्ध किया था। इस कलिंग युद्ध में बताया गया है कि इसमें 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए। और इस युद्ध को देखकर अशोक का मन क्या हो गया? विचलित हो गया, और इसने भेरी घोष के स्थान पर धम घोष धारण कर लिया। यानी कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, इसने
क्या किया, भेरी घोष यानी जो युद्ध के अंदर बजाया जाता है ना पहले वो, तो इसने भेरी घोष के स्थान पर दम घोष धारण कर लिया। 1 लाख लोग इसमें मारे गए थे। अब देखो हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार उस समय कलिंग का राजा था, हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार उस समय जो कलिंग है, कलिंग का राजा था नंदराज। कलिंग का राजा कौन था, नंदराज था। तो अशोक और नंदराज के बीच में क्या हुआ था, 261 ईस्वी में युद्ध हुआ था, उसमें 1 लोग मारे गए थे। इस युद्ध को देखकर अशोक का मन क्या हो गया, विचलित हो गया और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम घोष यानी दम यानी धर्म के कार्य करना शुरू कर दिया था। अब देखो अशोक यानी कल्याणी की राजतरंगिणी के अनुसार, कल्याणी की जो राजतरंगिणी है जिसकी रचना हुई थी 1150 में, इसके अनुसार जो अशोक है वो क्या था, शिव का उपासक था। कल्याणी की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले शिव का उपासक था यानी शिव की पूजा करता था। बाद में उसने क्या किया, श्रमण, निग्रोध व उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म धारण कर लिया। उसने बौद्ध धर्म धारण कर लिया। अब आपको पूछ ले कि अशोक किसका उपासक था, तो शिव का, और उसने श्रमण, निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर क्या कर लिया, बौद्ध धर्म धारण कर लिया। अब ये कलिंग मिल गया मगध में। अब मगध साम्राज्य में मिलने के बाद में कलिंग की राजधानी थी धौली व तोसली, यानी कलिंग मगध में मिल जाने के बाद में इसकी राजधानी यानी अशोक ने नई राजधानी बनाई थी कलिंग की, धौली व तोसली, ठीक है। अब आपको मिले कलिंग की राजधानी, तो कलिंग की यानी मगध में मिलने के बाद में कलिंग की राजधानी हो गई थी धौली व तोसली। अब एक बात यहाँ पे आपकी किताब में दे रखी है कि अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में यानी आजीविकाओं के निवास के लिए 4 झोंपड़ियों का या गुफाओं का निर्माण किया था, यानी बराबर की पहाड़ियों पर अशोक ने आजीविकों के लिए चार गुफाओं का निर्माण किया, जिनका नाम है 1 नंबर सुदामा, 2 नंबर कर्ण, 3 नंबर चौपार और 5 नंबर विश्व झोपड़ी। चापार। देखो बराबर की पहाड़ियों में यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, अशोक ने आजीविकाओं के लिए किन की पहाड़ियों में जो गुफाओं का निर्माण किया, तो बराबर की पहाड़ियों में। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के लिए क्या किया था, 4 गुफाओं का निर्माण किया था, जिनका पहली का नाम है सुदामा, कर्ण, चापार और विश्व झोपड़ी। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि इसकी ट्रिक देख लो, ऐसे कर लो, सुदामा, कर्ण, चापार, विश्व झोपड़ी। चौपार, इसका जो सूत्र है वह चापार की झोपड़ी में सुदामा और कर्ण रहते हैं। इसका ऐसे सूत्र बना लो, चौपार की झोपड़ी में सुदामा और कर्ण रहते हैं। आगे देखो
ये बराबर की पहाड़ियों की हो गई 4 गुफाएं। 4 गुफाओं का नाम है कि चापार की झोपड़ी में सुदामा और कर्ण रहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अशोक। अशोक के बाद में कर्ण की जो राजतरंगिणी थी उसकी रचना 1150। अब हम बात करते हैं अशोक के शासनकाल में आगे। हाँ, अशोक की पहले देखो धम्म यात्रा, ठीक है। तो अशोक सबसे पहले जब अशोक का शासनकाल शुरू हुआ था उससे पहले होती थी विहार यात्राएं। विहार यात्रा देखो पहले बताता हूँ विहार यात्रा क्या होती है। जो राजा होता है वह शिकार करने के लिए क्या करता था, विहार यात्राएं करता था। लेकिन जब अशोक का मन विचलित हो गया था कलिंग युद्ध के बाद में, तो उसने क्या कर दी, विहार यात्रा की जगह क्या कर दिया, दम यात्रा शुरू कर दी। यानी दम यात्रा शुरू कर दी, यानी धर्म के कार्य करने लगा था। अब अशोक ने क्या किया था, धम, सबसे पहले आप समझो धम को, दम यानी धर्म। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जो कार्य किया उसे अभिलेखों में धम कहा गया। आप धम की परिभाषा लिखो कि नैतिक उन्नति के लिए। अशोक ने जो कार्य किए उसे अभिलेखों में क्या कहा गया, धम कहा गया। जैसे गरीबों की सेवा करना, बड़ों का आदर करना, गुरुजनों का आदर करना, ये सब किसके कार्य हैं, धम के। जो धर्म के कार्य हैं वो सारे धम के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। जो धम है, अब आपको पूछ ले धम की परिभाषा कौन से अभिलेख में है, तो दूसरे व 7वें अभिलेख में इसकी क्या मिलती है, परिभाषा मिलती है। यानी दम की परिभाषा किसमें मिलती है, दूसरे और 7वें अभिलेख में मिलती है। एक बार थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो अशोक शासक बनने के बाद में उसने 7वें वर्ष में तो कश्मीर व खेतान के अनेक क्षेत्रों को किसमें मिलाया था, मगध में। 8वें वर्ष उसने किया था कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। और 10वें वर्ष बोध गया, और 20वें वर्ष में उसने लंबुनी यानी कपिल वस्तु की यात्रा की, और उसने वहां पर भूमिकर 1/6 से 1/8 कर दिया, यानी भूमिकर क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बात कर रहे हैं दम महापात्र। दम महापात्र देखो, अशोक ने दम का प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति की, जिन्हें दम महापात्र कहा गया है। इनका जो प्रमुख कार्य है वो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, कैदियों को मुक्त करना, है ना, कैदियों की सजा कम करना, ये सब इसके दम के कार्य हैं। तो अब देखो दम महापात्र, दम महापात्र देखो, इनमें दे रखा है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में क्या किया था, दम महापात्रों की नियुक्ति की थी, जिनका प्रमुख कार्य था कैदियों की सजा कम करना, दम का प्रचार प्रसार करना आदि था। यानी दम का प्रचार प्रसार करना,
कैदियों की सजा कम करना या कैदियों को मुक्त करना, ये सब दम मात्रों की नियुक्ति थी। अगर आपको पूछले अशोक ने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में क्या किया था, तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। जो अगला टॉपिक है वो देखो, आगे हम पढ़ेंगे अभिलेख। तो अभिलेख देखो, अभिलेख, अब ये देखो यहाँ पे अभिलेख, अशोक पहला राजा था जिसने अपनी जनता को अभिलेखों के माध्यम से क्या किया था, संबोधित किया था। ठीक है, तो अब आप पूछ ले कि अशोक को अभिलेखों की यानी अभिलेखों की जानकारी किसने मिली, तो इसको ईरानी राजा था, ईरानी राजा दारा से प्रभावित होकर अशोक ने क्या किया, अपनी जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया। अब आपको पूछ ले कि अभिलेखों को पढ़ने से सबसे पहले सफलता किसको मिली, तो जेम्स प्रीसेप को अशोक के जो अभिलेख है सबसे पहले पढ़ने में सफलता मिली थी। आपको पहले पूछ ले कि अभिलेखों के बारे में जानकारी सबसे पहले अशोक को कहां से मिली थी, तो ईरानी राजा दारा से मिली थी। और सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ने का जो सफलता मिली थी वो थी जेम्स प्रीसेप को। अब देखो, अशोक से प्रभावित होकर श्रीलंका का राजा तिस ने अपने शासन के जब इसका दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ तो इसने अशोक को आमंत्रित किया। वहां अशोक स्वयं ने जाकर अपने पुत्र महेंद्र को भेजा और महेंद्र वहां बोधि वृक्ष लेकर गया और वहीं से ही श्रीलंका में बौद्ध धर्म का क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ था। अब देखो हम बात करते हैं अशोक, यानी 40 वर्ष शासन करने के बाद में अशोक की क्या हो गई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, एक बार इसको अभिलेखों देखो। सबसे पहले अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने अपनी जनता को क्या किया था, प्रभावित किया था। सबसे पहले अशोक के अभिलेख पढ़ने में किसको सफलता मिली थी, जेम्स प्रीसेप को। श्रीलंका का राजा तिर्स इससे प्रभावित होकर इस अपने राज्याभिषेक यानी दूसरा जब इसका राज्याभिषेक हुआ तो इसको अशोक को आमंत्रित किया। अशोक वहां स्वयं ने जाकर अपने पुत्र महेंद्र को भेजा। महेंद्र वहां बोधि वृक्ष लेकर कहा गया था, श्रीलंका गया था और वहीं से बौद्ध धर्म का प्रसार या बौद्ध धर्म की शुरुआत मानी जाती है। 40 वर्ष शासन करने के बाद में अशोक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो हमारा अशोक था वो पूरा हो गया है। धन्यवाद। जय भारत। कैसे हो, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य। आज हम पढ़ रहे हैं बिंदुसार। तो देखो, मौर्य काल के अंदर हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं बिंदुसार के बारे में। देखो, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो शासक बना वो था बिंदुसार। सबसे पहले हम इसका देखते हैं शासनकाल। तो इसका शासनकाल है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। ठीक है, शासनकाल है 298 से 272 ईसा पूर्व तक। अब आपके यहां बात आती है कि यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहते थे। एक बात, दूसरी बात देखो, यूनानी लेखक इसे अमित्रोचेट्स कहते थे। वायु पुराण में इसे भद्रसार और जैन ग्रंथों में इसे सीएसीन कहा गया है।
एक बार दोबारा देखना, शासनकाल है 298 से 272 ईसा पूर्व, यूनानी लेखक इसे अमित्रोचेट्स कहते हैं, वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है, जैन ग्रंथों में इसे सीएसएन कहा गया है। आगे की जो बात है वो है कि दिव्यावधान के अनुसार तक्षशिला के अंदर 2 विद्रोह हुए थे। दो विद्रोह हुए जिनका दमन करने के लिए बिंदुसार ने पहले अशोक व बाद में सुशील को भेजा। ये इसके 2 पुत्र थे। अगर आपको पूछ ले बिंदुसार के कितने पुत्र थे, पुत्र तो वैसे बहुत थे, लेकिन मेन आपकी जो 10वीं की किताब है उनके 2 ही का उल्लेख कर रखा है। एक तो बड़ा पुत्र था सुसीम और छोटा था अशोक। ठीक है, तो जो तक्षशिला के अंदर जो विद्रोह हुआ उसके अंदर पहले सुसीम को भेजा बड़े बेटे को, और बाद में छोटे बेटे अशोक को भेजा। एक बात और जो दे रखी है वो बात है कि बिंदुसार के शासनकाल में एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नाम का राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। ठीक है, देखो दोबारा बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। शासनकाल है 298 से 272 ईसा पूर्व। यूनानी लेखक पर्सन आ गया। यूनानी लेखक इसे क्या कहते हैं तो अमित्रोचेट्स। वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है, जैन ग्रंथों में इसे सीएसएन कहा गया है। दिव्यावधान के अनुसार तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे जिनका दमन करने के लिए पहले बिंदुसार ने पहले अशोक को भेजा, बाद में सुसीम को भेजा। और चौथी जो बात आपकी किताब में दे रखा है कि बिंदुसार के शासनकाल में एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नाम का राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। आप यहाँ पे दूसरा प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि डायमेकस नाम का राजदूत किसके शासनकाल में भारत आया था, तो बिंदुसार के शासनकाल में वो भारत आया था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात कर रहे हैं अशोक की, यानी बिंदुसार के जो उत्तराधिकारी है वो आगे चलकर अशोक बना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अशोक का शासनकाल। तो अशोक का शासनकाल है 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब देखो अशोक मौर्य काल में सबसे महान शासक था। तो अशोक के बारे में बात करते हैं। बिंदुसार के बाद में अशोक शासक बना। एक बार इसका शासनकाल दोबारा से 272 से 232 ईसा पूर्व तक। देखो अशोक मौर्य काल का सबसे महान शासक। अब जो बात करते हैं इस सबसे पहले जो किताब में दे रखा है आपकी 10वीं किताब में कि इसने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध, यानी पिता का जो मोह था, यानी बिंदुसार शासक को बनाना चाहता था बड़े बेटे सुसीम को, लेकिन बन गया कौन, अशोक। तो सबसे पहली बात ये दे रखी है कि इसने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शासन किया। तो वो देखो क्या हुआ था, जब बिंदुसार बीमार हो रखा था तब सुसीम था तक्षशिला का गवर्नर, तक्षशिला के अंदर गवर्नर था। अब इसका फायदा किसने उठा लिया, अशोक ने। यानी जब ये बीमार हुआ तो आमंत्रण भेजा भाई सुसीम को, भाई आओ और शासक बनाया जाए। तो लेकिन सुसीम तो वहां पहुंच नहीं सका और वहां पहुंच गया अशोक। तो इसने क्या किया, अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध क्या किया था, मगध पर शासन किया था। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा है
अब इसका नाम मास्की और गुर्जरा अभिलेख में, इसका नाम मास्की और गुर्जरा अभिलेख में क्या मिलता है? अशोक मिलता है। मास्की व गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। और जो अभिलेखों हैं, अभिलेख में इसका नाम एक तो देवानाम पीरियड और देवानाम प्रियदर्शी मिलता है। अब बात करते हैं हम अशोक। अशोक के आगे देखो, सबसे पहले इसका देखो विवाह है। अशोक का विवाह हुआ था, विदिशा की राजकुमारी थी एक तो, विदिशा की राजकुमारी थी, जिसके एक पुत्र और एक पुत्री हुई थी, जिसमें पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। संघमित्रा नाम की पुत्री थी। विदिशा की जो राजकुमारी थी उसका नाम है नागदेवी। आपकी किताब में नहीं दे रखा। विदिशा की राजकुमारी थी, उसका नाम था नागदेवी। तो इसके एक पुत्र महेंद्र और दूसरी पुत्री संघमित्रा हुई थी। और एक दूसरी रानी, अभिलेखों में दूसरी रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है, यानी इसकी दूसरी पत्नी है कारुवाकी, उसका भी उल्लेख मिलता है। अब आगे हम बात करते हैं, विवाह की हो गई। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है कि इसने अपने शासन काल में क्या क्या किया। तो इसने शासक बनने के 7 वर्ष यानी 7वें वर्ष में, इसने शासक बनने में के बाद 7वें वर्ष में इसने क्या किया था? कश्मीर व खेतान को अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, इसने कश्मीर व खेतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य यानी मगध में मिलाया। एक बात हो गई। दूसरी बात, उसने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में, यानी इसने 8वें वर्ष में क्या किया था? कलिंग युद्ध किया था। कलिंग युद्ध किया था। इसके सन पूछ ले तो ये युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, यानी 261 ईस्वी में इसने क्या किया था? कलिंग युद्ध किया था। इस कलिंग युद्ध में बताया गया है कि इसमें 1 लाख लोग मारे गए। 1 लाख लोग मारे गए। और इस युद्ध को देखकर अशोक का मन क्या हो गया? विचलित हो गया। और इसने भेरी घोष के स्थान पर धम घोष धारण कर लिया। यानी कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, इसने क्या किया? भेरी घोष, यानी जो युद्ध के अंदर बताया जाता है ना पहले, वो तो इसने भेरी घोष के स्थान पर धम घोष धारण कर लिया। 1 लाख लोग इसमें मारे गए थे। अब देखो, हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार उस समय कलिंग का राजा था हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार उस समय जो कलिंग है, कलिंग का राजा था नंदराज। कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। तो अशोक और नंदराज के बीच में क्या हुआ था? 261 ईस्वी में युद्ध हुआ था, उसमें 1 लोग मारे गए थे। इस युद्ध को देखकर अशोक का मन क्या हो गया? विचलित हो गया। और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम घोष यानी धर्म के कार्य करना शुरू कर दिया था। अब देखो, अशोक यानी कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार, कल्हण की जो राजतरंगिणी है जिसकी रचना हुई थी 1150 में, इसके अनुसार जो अशोक है वो क्या था? शिव का उपासक था। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले शिव का उपासक था, यानी शिव की पूजा करता था। बाद में उसने क्या किया? श्रमण, निग्रोध व उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म धारण कर लिया।
बौद्ध धर्म धारण कर लिया। अब आपको पूछ ले कि अशोक किसका उपासक था, तो शिव का, और उसने शर्मन, निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर क्या कर लिया, बौद्ध धर्म धारण कर लिया। अब ये कलिंग मिल गया मगध में। अब मगध साम्राज्य में मिलने के बाद में कलिंग की राजधानी थी धौली व तोसली, यानी कलिंग मगध में मिल जाने के बाद में इसकी राजधानी, यानी अशोक ने नई राजधानी बनाई थी कलिंग की धौली व तोसली, ठीक है। अब आपको बोले कलिंग की राजधानी, तो कलिंग की यानी मगध में मिलने के बाद में कलिंग की राजधानी हो गई थी धौली व तोसली। अब एक बात यहाँ पे आपकी किताब में दे रखी है कि अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में यानी आजीविकाओं के निवास के लिए 4 झोंपड़ियों का या गुफाओं का निर्माण किया था, यानी बराबर की पहाड़ियों पर अशोक ने आजीविकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण किया, जिनका नाम है 1 नंबर सुदामा, 2 नंबर कर्ण, 3 नंबर चौपार और 5 नंबर विश्व झोपड़ी। चापार। देखो बराबर की पहाड़ियों में यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, अशोक ने आजीविकाओं के लिए किन की पहाड़ियों में जो गुफाओं का निर्माण किया, तो बराबर की पहाड़ियों में। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के लिए क्या किया था, 4 गुफाओं का निर्माण किया था, जिनका पहली का नाम है सुदामा, कर्ण, चापार और विश्व झोपड़ी। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि इसकी ट्रिक देख लो, ऐसे कर लो, सुदामा, कर्ण, चापार, विश्व झोपड़ी। चौपार इसका जो सूत्र है वो चापार की झोपड़ी में सुदामा और कर्ण रहते हैं। इसका ऐसे सूत्र बना लो, चौपार की झोपड़ी में सुदामा और कर्ण रहते हैं। आगे देखो, ये बराबर की पहाड़ियों में हो गई 4 गुफाएं। 4 गुफाओं का नाम है कि चापार की झोपड़ी में सुदामा और कर्ण रहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अशोक। अशोक के बाद में कलिंग की जो राजतरंगिणी थी उसकी रचना 1150। अब हम बात करते हैं अशोक के शासनकाल में आगे। हाँ, अशोक की पहले देखो धम्म यात्रा, ठीक है। तो अशोक सबसे पहले जब अशोक का शासनकाल शुरू हुआ था उससे पहले होती थी विहार यात्राएं। विहार यात्रा देखो, पहले बताता हूँ विहार यात्रा क्या होती है। जो राजा होता है वह शिकार करने के लिए क्या करता था, विहार यात्राएं करता था। लेकिन जब अशोक का मन विचलित हो गया था कलिंग युद्ध के बाद में, तो उसने क्या कर दी, विहार यात्रा की जगह क्या कर दिया, धम्म यात्रा शुरू कर दी, यानी धम्म यात्रा शुरू कर दी, यानी धर्म के कार्य करने लगा था। अब अशोक ने क्या किया था, एक धम्म, सबसे पहले आप समझो धम्म को, धम्म यानी धर्म। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जो कार्य किया उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया। आप धम्म की परिभाषा लिखो कि नैतिक उन्नति के लिए अशोक ने जो
कार्य किए उसे अभिलेखों में क्या कहा गया? दम कहा गया। जैसे गरीबों की सेवा करना, बड़ों का आदर करना, गुरुजनों का आदर करना, ये सब किसके कार्य हैं? दम के। जो धर्म के कार्य हैं वो सारे दम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जो धम है, अब आपको पूछ ले दम की परिभाषा कौन से अभिलेख में है, तो दूसरे व सातवें अभिलेख में इसकी क्या मिलती है? परिभाषा मिलती है। यानी दम की परिभाषा किसमें मिलती है? दूसरे और सातवें अभिलेख में मिलती है। एक बार थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो, अशोक शासक बनने के बाद में उसने 7वें वर्ष में तो कश्मीर व खेतान के अनेक क्षेत्रों को किसमें मिलाया था? मगध में। 8वें वर्ष उसने किया था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, और 10वें वर्ष बोध गया, और 20वें वर्ष में उसने लंबुनी यानी कपिल वस्तु की यात्रा की, और उसने वहां पर भूमिकर 1/6 से 1/8 कर दिया। यानी भूमिकर क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बात कर रहे हैं दम महापात्र। दम महापात्र, देखो अशोक ने दम का प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति की, जिन्हें दम महापात्र कहा गया है। इनका जो प्रमुख कार्य है वो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, कैदियों को मुक्त करना, है ना, कैदियों की सजा कम करना, ये सब इसके दम के कार्य है। तो अब देखो दम महापात्र, दम महापात्र, देखो इनमें दे रखा है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में क्या किया था? दम महापात्रों की नियुक्ति की थी, जिनका प्रमुख कार्य था कैदियों की सजा कम करना, दम का प्रचार प्रसार करना आदि था। यानी दम का प्रचार प्रसार करना, कैदियों की सजा कम करना या कैदियों को मुक्त करना, ये सब दम महापात्रों की नियुक्ति थी। अगर आपको पूछ ले अशोक ने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में क्या किया था, तो दम महापात्रों की नियुक्ति की थी। जो अगला टॉपिक है वो देखो, आगे हम पढ़ेंगे अभिलेख। तो अभिलेख देखो, अभिलेख, अब ये देखो यहाँ पे अभिलेख, अशोक पहला राजा था जिसने अपनी जनता को अभिलेखों के माध्यम से क्या किया था? संबोधित किया था। ठीक है, तो अब आप पूछ ले कि अशोक को अभिलेखों की, यानी अभिलेखों की जानकारी किसने मिली, तो इसको ईरानी राजा था, ईरानी राजा दारा से प्रभावित होकर अशोक ने क्या किया? अपनी जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया। अब आपको पूछ ले कि अभिलेखों को पढ़ने से सबसे पहले सफलता किसको मिली, तो जेम्स प्रिसेप को अशोक के जो अभिलेख है सबसे पहले पढ़ने में सफलता मिली थी। आपको पहले पूछ ले कि अभिलेखों के बारे में जानकारी सबसे पहले अशोक को कहां से मिली थी, तो ईरानी राजा दारा से मिली थी। और सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ने का जो सफलता मिली थी वो थी जेम्स प्रिसेप को। अब देखो अशोक से प्रभावित होकर श्रीलंका का राजा तिस ने अपने शासन के जब इसका दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ तो इसने अशोक को आमंत्रित किया। जब इसका दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ तो इसने अशोक को आमंत्रित किया। वहां अशोक स्वयं ने जाकर अपने पुत्र महेंद्र को
भेजा, अपने पुत्र महेंद्र को भेजा और महेंद्र वहां बोधि वृक्ष लेकर गया और वहीं से ही श्रीलंका में बौद्ध धर्म का क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ था। अब देखो हम बात करते हैं अशोक, यानी 40 वर्ष शासन करने के बाद में अशोक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, एक बार इसको अभिलेखों देखो। सबसे पहले अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने अपनी जनता को क्या किया था, प्रभावित किया था। इस सबसे पहले अशोक के अभिलेख पढ़ने में जिसको सफलता मिली थी, जेम्स प्रीसेप को, श्रीलंका का राजा तीर्स इससे प्रभावित होकर इस अपने राज्याभिषेक यानी दूसरा जब इसका राज्याभिषेक हुआ तो इसको अशोक को आमंत्रित किया। अशोक वहां स्वयं ने जाकर अपने पुत्र महेंद्र को भेजा। महेंद्र वहां बोधि वृक्ष लेकर कहा गया था, श्रीलंका गया था और वहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार या बौद्ध धर्म की शुरुआत मानी जाती है। 40 वर्ष शासन करने के बाद में अशोक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो हमारा अशोक था वो पूरा हो गया है। धन्यवाद।